जोहार, नमस्कार। देव देवाराम महाराज मेदिनी राय के 391वां जयंती समारोह के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, खूंटी, सिमडेगा इत्यादि जगहों से आए हुए तमाम अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित चेरो समाज तथा अन्य लोगों को हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं बताते चलूं कि सन 2021 में पहली बार देव देवाराम महाराज मेदिनी राय का जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व प्रगतिशील मगही समाज तथा पलामू किला जत्रा समिति ने किया था। बंधुओं, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रामलखन सिंह, जो हलुमाड़ ग्राम के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में लंबे समय तक चेरो वंश तथा पलामू के इतिहास का शोध कार्य किया गया। यह पता लगाने का कोशिश किया गया कि आखिर महाराज मेदिनी राय का जन्म कब हुआ। अंततः इतिहास के विभिन्न स्रोतों तथा प्रबुद्ध लोगों के साथ मंत्रणा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि पलामू के राजवंश अर्थात चेरो राजवंश के सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय का जन्म चैत पूर्णिमा के दिन हुआ है। अतः इस आधार पे सन 2021 में आशुतोष सिंह चेरो, गणेश्वर सिंह, मनोज सिंह चेरो तथा श्री रामलखन सिंह और अवधेश सिंह उस वक्त मौजूद थे। साथ साथ सतप्रभा प्रखंड के बहुत सारे चेरो समाज के लोग और अन्य लोग मिलकर के 2021 में पलामू किला के जत्राटांड में पहली बार महाराज मेदिनी राय का जयंती समारोह का आयोजन किए। आज यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से चेरो समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 2024 के जयंती समारोह को मनाने के लिए बड़ी धूमधाम से। इससे साफ साबित होता है कि महाराज मेदिनी राय बहुत ही जनप्रिय राजा थे। इस बार मेजबानी कर रहे हैं बरवाडी प्रखंड के चेरो समाज के लोग और साथ दे रहे हैं अन्य समुदाय के लोग भी। तो बंधुओं, इस बार जो समारोह है बहुत बृहद समारोह है और इस समारोह का मुख्य उद्देश्य 4 है। पहला उद्देश्य है कि गौरवपूर्ण चेरो वंश का इतिहास को जन जन तक पहुंचाना। दूसरा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में फैले चेरो समुदाय के लोगों को यूनाइट करना। तीसरा है चेरो राजवंश के खोई हुई अस्मिता और पहचान को पुनर्जीवित करना। और चौथा है बंधुओं, विभिन्न क्षेत्र में जो चेरो समाज के लोग बसे हुए हैं, उनकी संस्कृति, भाषा अलग अलग है, सबको मिला करके एक उन्नत संस्कृति की संभावना का तलाशना। तो बंधुओं, आज के सभा में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रामलखन सिंह जी, जो पलामू के इतिहास और चेरो राजवंश के इतिहास का अध्ययन बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला उद्देश्य है कि पलामू के इतिहास को जन जन तक पहुंचाना, उसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं आप मंच पर आवें और पलामू के इतिहास का अवलोकन हम सबों को करावें। श्री रामलखन सिंह जी। संक्षिप्त में आपको और उनके पूर्व वंशज जो पलामू में चेरो राज का स्थापना किया, इसके संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रामलखन सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम अरबार और थाना सिंहवाड़ा, जिला पलामू जाता है। चेरो की उत्पत्ति
सभी जानते हैं कि आपके 10 लाख वर्ष पूर्व इसको ले लो, मानव की उत्पत्ति वीडियो लो तो हम दुनिया उस समय विभिन्न पहाड़ों पर मनुष्यों के गोष्ठी होती थी और उस गोष्ठी के जो प्रमुख होते हैं उन्हीं के नाम से वह जाते जाने जाते थे। उसी तरह से चवन क्षत्रिय के ये चवन ऋषि के वंशज होते हैं, उनका जन्मदाता चवन ऋषि। बंधु बताते चलो कि जंगल और पहाड़ों में विभिन्न टुकड़ों में कुशल मानव जाति होते थे और जिस वंश में वह उत्पत्ति होते थे उनको गोत्र कहा जाता था। लेकिन आज लोग आकर उसी को ऋषि के नाम से संबोधित करते हैं। बंधुओं, ये चारों समाज, ये चारों की उत्पत्ति हिमालय के तराई में चवन के द्वारा हुआ है। इसीलिए इनको चवन वंश कहा जाता है। एक कालांतर में ऋषि रक्त के होने के कारण एक कालांतर में प्रबल हुए और सर्वप्रथम नेपाल के कुमायूं प्रांत में इन्होंने राज स्थापना किया। वहां से चलकर ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनका शासन रहा है। आइए मैं इनके बारे में कुछ संक्षेप ये बताता हूँ। तेजस्वी और बहादुर राजा दिलीप सिंह हुए जो कुमाऊं से आकर बिहार में भोजपुर में चैनपुर में अपना राजा स्थापना किया और वहाँ के जागीरदारों आदि को हराकर अपने अधीन में लाया। ये यहाँ पर 7 पीढ़ी तक इन्होंने राज किया। उस समय मुसलमानों का आगमन हो चुका था। इन्हीं के वंश में साहबा हुए जो बराबर मुसलमानों के साथ इनकी युद्ध होती रहती थी। ये साहबा युद्ध में पराजित हुए और कुछ समय यहाँ के मुसलमान बादशाह जहांगीर को बंदी बनाकर दिल्ली में बुलाया। कहा जाता है कि साहबल राय महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के साथ हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था। उस समय साहबल राय अपने सैनिक के साथ प्रताप सिंह को मदद किया था। इसी प्रतिशोध के भावना में अकबर के बेटा जहांगीर ने इनके साथ 3 शर्त रखा। एक ये कि मेरी अधीनता को स्वीकार करो और दूसरी है कि इस्लाम को कबूल करो और तीसरी है कि शेर के साथ युद्ध करो। इन्होंने तीसरा शर्त को स्वीकार किया, शेर के साथ युद्ध करना। साहब राय 3 दिन से भूखे प्यासे थे और जहांगीर ने शेर के पिंजरे में इनको ढकेल दिया और शेर के साथ युद्ध करते करते अपना वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अपना धर्म, अपना जो है ना, इनके बाद रामराज सिंह, ठीक है, इन्होंने इनके बाद रामराज सिंह, अविनाश, डॉक्टर अभिषेक अब आगे बढ़िए। लास्ट
उनके ज्येष्ठ पुत्र भागवत राय, जब उनको ये मालूम हुआ कि मेरे पिताजी को इस तरह से जहांगीर ने बाप से लजवाया, तो उनको बहुत कष्ट हुआ और बंगाल से आने वाला सर को थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। राजे ने छीना झपटी करना उन्होंने शुरू किया। जहांगीर ने उनके ऊपर उनको अपने बस में लाने के लिए अपना सैनिक को भेजा। युद्ध करते करते भगवान पुराण हारे और वहां से भागते भागते रोहितास में आए। रोहितास से चलकर ये पलामू आए। उसके पूर्व में बताता हूँ कि साहबा राय के भगवंत राय के एक ही पुत्र थे उदयकर। उनकी पहली शादी चौहान से लड़की फुल ब्याह के साथ हुआ और दूसरी शादी रोहितास केवल लड़की के साथ था। भगवान राय ने पलामू के राजा रक्षल मान सिंह को मारकर भगाया और यहाँ पर अपना राजा स्थापित किया। भगवत राय ने यहाँ पर जंगल पहाड़ों में बसने वाले यहाँ के जनजाति कोरवा, बिजिया, पराइया, राव, मुंडा, अभी थोड़ा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बैठा है, उसका होगा अभिषेक बोलेंगे। सब कराकर भावधारा में लाकर एक निश्चित समाज स्थापना किया और राज में सुबह से ढंग से चलाना शुरू किया। आगे बताते चलो कि मान सिंह यहाँ से भागकर सुरगुजा गए, लेकिन वे बैठे हुए नहीं थे, बार बार युद्ध होती रही थी। इसलिए असंतोष हुआ। मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी उदयकरण के साथ किया, ये शर्त कि मेरी ही बेटी के संतान राज का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन उदयकरण की मृत्यु भगवान राज के समय में ही हुआ। जब भगवान राज का ध्यान हुआ तो उस समय मान सिंह के बेटी का जो संतान थे वो नाबालिग थे, इसलिए प्रजाओं ने उदयकरण के पुत्र अनंत नाग को राजा बनाया। यही कारण है कि बाद में राज्य की छीना झपटी शुरू हुआ और इसी में से कुछ लोगों ने मुसलमानों को यहाँ पर बुलाया और मुसलमान के साथ शेरों में कि औरंगजेब का जो सदाम था वो अंदर तो गलवा आपस में छूट के कारण पलामू राजा पर अधिकार जमाया और उन्होंने 6 महीना तक लगभग यहाँ पर शासन किया। और यहाँ के जो राजा के द्वारा बनाया हुआ पलामू किले पर जो मंदिर था उसको मूर्ति को तोड़कर औरंगाबाद में डाल दिया और उस मंदिर पर ही मस्जिद का गुंबद देकर उसको मस्जिद के रूप दिया। पलामू में 15 राजा शासन किए। इसमें सबसे तेजस्वी और प्रतापी आपको मिलती रही है। 1965 में शेरों समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री झमन सिंह के आग्रह पर उस समय का पलामू का जो डॉक्टर सूरज सिंह ने किले का सर्वे कराया, जिसमें 647 एकड़ जमीन से हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था
ये जमीन को बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुआ। आपको बताते चलो कि राजा राजवाड़ा का मकान हो या जमीन हो, वो कैसे हित होता है, राजनीति का अधीन होता है। लेकिन हमारी भारत सरकार, अपना ही सरकार जो है, तो टाइगर के प्रोजेक्ट में जाकर हमारी इतिहास को समाप्त करना चाहिए। बंधुओं, आज जरूरत है कि हम जितने भी भारत के निवासी हैं या झारखंड के निवासी हैं, किसी भी जाति के हम हैं, हम एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करना होगा। हमारे इतिहास को कि हमारी सरकार ये समाप्त करने जा रही है, तब तक हम एकजुट होकर सरकार के साथ आंदोलन नहीं करूंगा, तब तक हमारी ये ऐतिहासिक धरोहर संपत्ति की रक्षा नहीं हो सकेगी। अब हम अपने केवल समाज में यह अपील करना चाहूंगा कि ये हमारे परंपरा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसा चीज है जिसमें आपको परिवर्तन लाना होगा। जैसे खान पान है, आचार व्यवहार है। हम पत्थर युग से ये पत्थर युग समाप्त हो चुका, ये आधुनिक युग आया है। पहले हम पत्थर से काम करते थे, बैलगाड़ी से काम करते थे, लेकिन आज सदा मशीनीकरण हो रहा है। आए दिन रोबोट ही सारा काम करेगा, इसलिए हमको भी आज के जमाने के अनुसार हमको अपने आप को बदलना होगा, बदलना होगा। जैसे अभी तक चला रहा है ओझा गाय दूध हुआ प्रेम, इससे बहुत बड़ा समाज को नुकसान हो रहा है। सभी जान रहे हैं क्या देवी देवताओं के नाम पर बलि देना, ये सब प्रथा में परिवर्तन लाना होगा, तभी हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। इसके साथ साथ तिलक और दहेज, आप सभी जानते हैं कि तेरो समाज दो तरह की शादियां करती थी, एक डोला एक चढ़ुआ। डोला शादी जो गरीब तबके के लोग होते थे, वे दो को झांपी ले जाते थे लड़के के यहाँ, और लड़के को लाकर अपने घर में शादी कर देते थे। अगर उस गरीब को नहीं होता था पैसा कम से कम खाली लगा देने के लिए, तो दोनों झांपी का दाम ले लेते थे। उस समय 20 रुपये किलो झांपी में लगता था। बिचारे शादी होती थी, जो धनी लोग होते थे वो लड़का लेकर लड़की के यहाँ जाते थे, शादी होती थी। लेकिन आज कितनी दुख की बात है, एक तरफ हम परंपरा की बात करते हैं और एक तरफ वो प्रथा को हम अपनाते चले जा रहे हैं। तिलक है समाज का बहुत बड़ा दुश्मन है, और इससे हमारा संस्कार बिगड़ रहा है। हमारी बात नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है। मान लीजिए कि आज जगह जगह तब क्या होगा, ये सारी चीज को सोचेंगे, खासकर हम आदिवासी को इसका विरोध करना चाहिए। हम अपने नौजवानों से अपील करते हैं कि आप इस पर सजग हो जाइए, आप तिलक और दहेज को तो सदा कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ये बताते चलूं कि हम चिढ़ापन के कारण हम ठगे गए समाज। बाहर से जाने वाले जाते आज लोग हम चिढ़ापन के करके हम उसको शरण देते रहे और हमको धोखा देकर हमारी संपत्ति को हड़प रहे। इसलिए आज हमें दानशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। लेकिन सतर्क होकर हम अपने जिला रहेंगे तभी किसी की सेवा करेंगे, ये सोच समझकर हमको आगे बढ़ना है। अंत में आपसे यही अपील करता हूँ कि आप कहीं भी हो,
कोई भी पार्टी तो हमारा 12 अलग पार्टी होता है और बहुत सारे गोत्र होता है, गौतिया है, संख्या है, ये सब सारा देव समाज एक क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें। हम सभी तरह के भेदभाव खुलकर हम एक शेरों हो और एक हमारा खानपान हो, हम प्रयास करेंगे। इतना कहकर अपना बाहर विराम देता हूँ। जय भारत।